टाइप्स ऑफ हैकर, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, लोग क्या है ना, यहाँ पर बहुत लोग ये 3 सुने होंगे, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, व्हाइट हैट। कॉमन है, हर लोग कहीं ना कहीं एक ही चीज रिपीट करता रखता है, बहुत लोग बोलता है ना। बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि हाँ सर ये तो सबको पता है। मगर अगर हम आपको बोले ना कि हैकर्स 5 तरीके के होते हैं, 10 तरीके के होते हैं, वो भी हम 6-5 तरीका भी आपको मिलनी गिना देंगे। बेसिकली यहाँ पर हैकर्स, फिलहाल अगर टेक्निकली देखा जाए तो 3 ही तरीके ज्यादातर इसको दिखाया जाता है, जिसमें होते हैं ब्लैक हैट, ग्रे हैट और व्हाइट हैट। अब ये होते क्या ना, इसके बारे में समझना जरूरी है, इनमें डिफरेंशिएशन क्या है वो जानना जरूरी है। देखो, ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं इसको नॉलेज एज ए क्रैकर भी बोलते हैं। और those who hack in order to gain unauthorized access to a system and harm its operation or steal sensitive information. Black hat hacker is always illegal because of its bad intent, which include stealing corporate data, violating privacy, damaging the system, blocking network. बेसिकली जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं ना, इसको हम लोग क्रैकर के नाम से भी जानते हैं। बहुत लोग बोलता है क्रैकर है, क्रैकर है, तो मतलब वो ब्लैक हैट ही है। अगर क्रैकर शब्द अगर किसी से अगर सुनने को मिल जाए ना, तो समझ जाना कि वो एक ब्लैक हैट का ही बात कर रहा था, ब्लैक हैट हैकर का ही बात कर रहा है। अभी ये अपने एबिलिटी का फायदा उठा के ये किसी भी सिस्टम को एक्सेस करते हैं अनऑथराइज्ड, ठीक है। उसको हार्म पहुंचाने का ही इंटेंशन होता है, उनका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंटेंशन होता है। और ब्लैक हैट हैकर इज ऑलवेज इलीगल, ये हमेशा इलीगल ही परफॉर्म करेंगे। ये लीगल कभी कोई ऐसा काम नहीं करते, इनका इंटेंशन ही होता है कि एक बस काम करे, है ना। तो इनका जो इंटेंशन होता है ये ऑलवेज इलीगल बिकॉज इट बैड इंटेंट। इंटेंट का मतलब हो गया इंटेंशन, मतलब इसका जो इंटेंशन ही है ना दोस्त, वो परेशान करना, बर्बाद करना बोल सकते हो सामने वाले। अब बात ये आता है, ठीक है, बैड इंटेंशन जिसका फायदा उठा के कॉर्पोरेट डेटा स्टील्स करते हैं वो लोग, है ना। किसी की प्राइवेसी को वायलेट करते हैं, उनको डैमेज करते हैं किसी के सिस्टम्स को, ठीक है। तो ये जितना भी काम होता है, ये जितना भी उल्टा सीधा काम, ये इलीगल काम बोल सकते हो, ये ब्लैक हैट हैकर के थ्रू परफॉर्म कराया जाता है। फिर आता है व्हाइट हैट हैकर। अब इसके ठीक अपोजिट होते हैं व्हाइट हैट हैकर। White hat hacker are also known as ethical hacker. They never intend to harm a system, rather than try to find our weaknesses in computer or a network system as a part of penetration testing and vulnerability assessment. Ethical hacking is not illegal, and it is one of the demanding job available in IT industry. There are numerous companies that are hire ethical hackers for penetration testing and vulnerability assessment. देखो, जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं ये बेसिकली इनको एथिकल हैकर के भी नाम से ऑलरेडी मैं आप लोग को भी बता चुका हूँ। और इनका जो इंटेंशन होता है ना, ये किसी को हार्म करना नहीं होता है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। इनका इंटेंशन बहुत साफ होता है, क्लियर होता है, कि किसी के सिस्टम्स नेटवर्क की वीकनेसेस को पता करके, उनको पेनेट्रेट करके, उनके वल्नरेबिलिटी को जान के उनको सिक्योर करना होता है, कि ताकि उस कमी का फायदा उठाकर कोई ब्लैक हैट हैकर उनको कॉम्प्रोमाइज ना कर सके उनकी सिक्योरिटी को। एथिकल हैकर इलीगल नहीं होते, ये लीगल होते हैं। इनका जो भी टास्क होता है वो लीगली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो हैकिंग परफॉर्म करते हैं वो लीगल वे में परफॉर्म करते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द डिमांडिंग जॉब अवेलेबल इन आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री के अंदर में बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग जॉब होता है, ठीक है। दीज आर देर आर न्यूमरस। अभी आप लोगों ने शायद, अभी आप लोग तो अभी नया, तो नए बैच में, अगर आप लोग को पता होना चाहिए, द टेक यूनिक का शायद यूट्यूब चैनल जो होगा ना, वहाँ पर देखना। अभी कुछ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, अभी 2-3 स्टूडेंट जो प्रीवियस बैच के ही थे, उन लोगों का ना अच्छे अच्छे कंपनी में उन लोग प्लेस हुआ है, जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। अब वो लोग शायद मेरे बैच के थे वो, देख लेना आप उनके बारे में, तो आप लोग वहां से भी जान सकते हो कि उन लोगों ने कैसे किया क्या था। क्योंकि हाँ, एड ऑन इस फील्ड में सबसे ज्यादा मायने रखता है ना, वो आपको हार्ड मेहनत, बहुत ज्यादा स्किल्स आपको जितना हो सके शार्प करना होगा आप लोग को, खैर वो उसके लिए होना। अब आते आते हैं तो फिर यहाँ पर इसके पता करके, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका एडवांटेज है, आज के डेट में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। और यहाँ पर ना बहुत सारे कंपनीज ना एथिकल हैकर्स को, पेंटेस्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी रोल्स पे हायर करती थी, ताकि उन्हें पेनेट्रेट कर सके, उनकी वल्नरेबिलिटी को जान सके और उन्हें
सिक्योर रखे, एक सिक्योर इन्वायरमेंट रखे। ये पर्पस होता है एक व्हाइट हैट हैकर। कोड एक्स भाई आपका माइक ऑन है सर, आपका बहुत नॉइस आ रहा है। अब ग्रे हैट हैकर कौन है? अब देखो ग्रे हैट हैकर जो होता है ना, ये दोनों के उल्टा होता है, ठीक है। अब होते कौन है ये समझ लो। हैकर हु इज लाइक अ कॉइन, टू साइडेड, दे वर्क फॉर बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव और जनरली बेनिफिट ओरिएंटेड। ये सिक्के के दोनों तरफ के होते हैं। मतलब ये वो शोले मूवी था ना, उसमें वो कॉइन उछालता तो दोनों तरफ हेड होता था, ये वही होते हैं वो लोग। ये वो हैकर्स होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो ब्लैक हेट है भी या व्हाइट हेट भी है, आप इतना समझो। वो समय आने पे वो रिटेलिएट भी कर सकते हैं और समय आने पे वो ऑफेंसिव अप्रोच भी रख सकते हैं। मतलब वो उनके दिमाग के ऊपर है, उनके मन के ऊपर है। अगर उनको लगा कि अब अपने मेथड का यूज करके हार्म करना है तो वो हार्म करेंगे। उनको लगा कि अपने मेथड का यूज करके सामने वाले को डिफेंस करना है, वो डिफेंस करेंगे। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे हमारी आर्मी है। हमारी आर्मी का मेन जॉब रोल क्या आता है? जैसे हमारी हमारी सुरक्षा करना उनका मेन पर्पस है। हमारे सिटीजन की सुरक्षा करना, हमारे देश की सुरक्षा करना। अब वहां पर उनके पास दोनों अप्रोच होता है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों अप्रोच है। समय आने पे वो दुश्मन देश पे हमला कर सकते हैं, दुश्मन के ऊपर हमला भी कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। और समय आने पर अगर दुश्मन देश हम पर हमला कर सकता है तो उनसे वो हमें प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जिसमें जो पैरा एसिक की टीम थी वो पाकिस्तान में घुसी, बालाकोट सॉरी वहाँ मुजफ्फराबाद में, और घुसकर वहाँ एक पूरा का पूरा टेररिस्ट लॉन्च पैड खत्म कर दिया गया। अब मुझे बताओ आप कि वो ऑफेंसिव था या डिफेंसिव था? वो ऑपरेशन ऑफेंसिव में आएगा या डिफेंसिव में आएगा? बताइए। यारो मत बोलो बोलो। ऑफेंसिव में आएगा। ऑफेंसिव में आएगा। सर ऑफेंसिव में आएगा। ऑफेंसिव में आएगा ना? यस गुड। वो ऑफेंसिव में आएगा, क्यों? क्योंकि वो अपने स्किल्स का यूज करते हुए, स्किल्स नहीं बोल सकते, टैक्टिक्स बोल सकते हैं, वो अपने टैक्टिक्स का यूज करते हुए, अपने बहादुरी का यूज करते हुए वो घुसे उन लोग को मारे। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो किसके लिए मारे? उन्होंने एक बहुत कड़ा संदेश दिया कि अगर तुम हमारे देश में घुस कर हमारे लोगों का खून बहा सकते हो तो हम तुम्हारे देश में भी घुस के तुम उन आतंकियों को, हमको सब पता है कि तुम्हारा कौन सा आतंकी कहाँ है, और घुस कर कभी भी मार सकते हो। तो हमारा ऑफेंसिव अप्रोच था। डिफेंसिव अप्रोच क्या हुआ? अब वो उधर से जो भिखारिस्तान से जो सुअर लोग आते हैं, जैसे जम्मू में घुसा, कश्मीर में घुसा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो हमारी आर्मी उनको मारती है। आर वाली मारती है, जैसे राष्ट्रीय राइफल्स है, पैरा एसएफ है, उन लोग मारता है। तो वो अप्रोच क्या होगा फिर, ऑफेंसिव या डिफेंसिव? डिफेंसिव होगा। डिफेंसिव में सर। डिफेंसिव है। गुड। डिफेंसिव। क्योंकि अगर वो वहां पर नहीं रोकेंगे तो वो कल तक हमारे शहरों तक आ सकते हैं और फट सकते हैं, है ना? तो ये होता है। तो ये हैकर्स भी वही होते हैं, ये समय आने पर ये अपने टेक्निक का यूज करके सामने वाले को बर्बाद भी कर सकते हैं। समय आने पे उस टेक्निक का यूज करके सामने वाले को ये बचा भी सकते हैं। अगर आज एक हैकर की आर्मी, एक साइबर आर्मी बनाया जाए, एक साइबर चेन कमांड तैयार किया जाए अगर इंडिया का, तो उसके अंदर अगर बताओ हमें कि इसमें किस तरीके के लोग हायर करना जरूरी है, गवर्नमेंट किस तरीके का लोग को रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है वो लोग ग्रे हेड को ही कोच करेंगे। क्योंकि जरूरत आने पे हमें ऑफेंसिव भी होना होगा, जरूरत आने पे हमें डिफेंसिव मोड भी में भी आना होगा। क्योंकि एक चीज तुम लोग बार बार सुनते हो कि अब जो जंगे होगी ना, अब लड़ाइयाँ होगी ना, वो साइबर वॉरफेयर होगा। और ये कोई मजाक नहीं है, सीरियस चीज है। इसके बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पता कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे इसके ऊपर बहुत सारे जर्नलिस्ट ने वीडियो बना रखा है, बहुत चीज है, रिसर्च है, ठीक है। वो साफ साफ बोला जाता है कि अब जो वॉर होगा ना वो साइबर वॉरफेयर होगा। साइबर वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि अब जंगें लड़ी जाएगी टेक्निकली।
किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन कर दिया गया, किसी का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन कर दिया गया, किसी का इलेक्ट्रिक पूरा डाउन कर दिया गया, इस तरीके से। तो हमें भी प्रिपेयर होना होगा, ठीक है। बट इंडिया में क्या है ना कि गवर्नमेंट को अगर कोई काम कराना होता है तो जनरली वो क्या करती है, बहुत सारी एजेंसीज है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स की एजेंसीज है, उनके उनके बंदे को हायर करती है और उनसे अपना काम ले लेती है, कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, अपना खुद का एक अपना साइबर कमांड बनाना चाहिए, ताकि हमें पहले से इसका तैयारी करना होगा। हमारे पास हथियार है, हमारे पास लॉजिस्टिक्स है, मगर उसके साथ साथ हमें एक साइबर कमांड बनाना होगा, लेकिन गवर्नमेंट आने वाले टाइम में शायद हो सके, और क्या पता आप ही लोगों से कोई वहां जाए, पॉसिबिलिटी है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मैं दो और हैकर्स की बात कर रहा था जिसमें ये दोनों आते हैं मेनली, स्क्रिप्ट कीडी और हैक्टिविज्म। अब इसके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है आपने, क्या है स्क्रिप्ट कीडी। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, script kiddie is a non-expert who break into computer system by using pre-packaged automated code written by others, usually with little understanding of the underlying concepts. Hence the term kiddie. A low-skilled cyber criminal who uses a script or program developed by others for attack without understanding how they work. Script kiddie use ready-made exploit kit or separate program because they are unable to write malicious tools on their own. बेसिकली ये वो पर्सन होते हैं, स्क्रिप्ट के लिए नाम से ही लग रहा है कि ये इन लोगों को कुछ आता वाता नहीं है। ये वो पर्सन होते हैं जो नॉन एक्सपर्ट होते हैं, इनको पास कोई एक्सपर्टीज नहीं होती है। ये किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम्स को ब्रेक कर देते हैं बिना उसके बैकएंड प्रोसेस समझे हुए, बिना उसके टेक्निकलिटी को जानते हुए कि उसका रेपोकेशन उनको क्या झेलना पड़ सकता है, क्या लीगलिटी झेलना पड़ सकता है। किसी के बने बनाए हुए टूल्स का यूज करते हुए, उसका यूज करते हुए बिना अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, बिना कुछ समझे हुए किसी का सिस्टम सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये होते हैं इसको हम लोग लो स्किल्ड साइबर क्रिमिनल भी बोलते हैं, जिनको अपना खुद का कुछ बनाना नहीं आता है, जिनका अपना खुद का टेक्निक नहीं पता होता है, बस किसी का रेडीमेड बनाया हुआ स्लाइड्स, उनके किट्स, उनके टूल्स का यूज करते हुए, ठीक है, उनको कॉम्प्रोमाइज कर देना, उनको हार्म कर देना। ये होते हैं स्क्रिप्ट। और ये ज्यादातर कौन होते हैं मैं बताता हूँ आप लोग को। आजकल यूट्यूब पर देखते हुए बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है। अब वो लोग को कुछ साइबर सिक्योरिटी का सी भी नहीं पता होता, वो लोग कुछ भी वीडियो बना के डालता है, ये फोन हैक करो, ये करो, टर्मक्स पे ये कमांड चला दो, वो कर दो, ठीक है। और कुछ भी बनाकर फिशिंग डाल रहा है, ये डाल रहा है, बट उनको ये नहीं पता, और अपने आप को बोलते हैं ना बड़े हैकर समझते हैं। मस्ती में अगर एक बात वो करते हैं आप लोग को, जो एक प्रोफेशनल हैकर होगा ना, वो कभी नहीं बोलेगा कि हम हैकर, वो बोलेगा ही नहीं, वो उतना उसको मतलब ही नहीं है, ठीक है। या फिर अब बहुत लोग देखता होगा तुम लोग की, आप लोग देखते होंगे, बहुत सारा ऐसा लोग होगा जिसको थोड़ा मोड़ा कहीं से देख वेख लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, कॉपी पेस्ट कर रहा है, बस वहां पर वो कमांड चला रहा है, वो सेम कमांड, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि उस कमांड का मतलब क्या है, उसका टेक्निकलिटी क्या है, वो क्यों चल रहा है, बैक एंड प्रोसेस क्या, कुछ नहीं पता करे जा रहा है, उससे क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्क्रिप्ट क्रिएटर और अपना प्रोफाइल में क्या लिखेगा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अगर एक्सपर्ट का बात किया जाए ना, तो बाबू अच्छे अच्छे जो साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे होते हैं ना साइबर सिक्योरिटी में, वो भी एक्सपर्ट नहीं लिख, इवन हम भी नहीं लिख सकते हैं। इसमें कोई 100% कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें आपको अप टू डेट रहना होता है, आपको पढ़ना होता है ताउम्र। हम खुद भी आज पढ़ रहे हैं, हम अपने काम के साथ साथ भी हम बहुत सी खुद सीखते हैं, खुद पढ़ते भी, फिर भी एक्सपर्ट कोई नहीं लिख सकता है इसमें। जो लिखने वाला लिखता है, एक प्रोफेशनल नहीं लिखेगा, वो रिसर्चर लिखेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम लोग रिसर्चर्स हैं, हम लोग पता लगाते हैं चीजों के बारे में, कमियों के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया स्क्रिप्ट कीड़ी। तो स्क्रिप्ट कीड़ी नहीं बनना है, समझ लो पहले ही। अब आते हैं एक्टिविज्म। अब ये कौन आते हैं, बेसिकली एक्टिविज्म इज अ फॉर्म नॉन वायलेंट डिजिटल एक्टिविज्म where the motive is not primarily personal financial gain, instead of actively campaigning aim to achieve political, social, or religious justice. In line with the group cause of hacker use tactics such as doxing, defacement, and denial of service to break into government or private organization systems. देखो एक्टिविस्ट
एक्टिविस्ट का नाम सुने हो कभी? एक्टिविस्ट शब्द नो सर। नहीं सुने हो? नो एक्टिविस्ट ग्रुप, एक्टिविज्म, ऐसा कुछ नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं। देखो, बेसिकली एक्टिविस्ट लोग जो होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के खिलाफ, या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, एक्टिविस्ट ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी के खिलाफ, गवर्नमेंट के किसी रूल के खिलाफ, या जिसमें सोशल कॉज हो, रिलीजियस कॉज हो, उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। उनका अपना खुद का कोई प्रॉफिट नहीं होता है कि हाँ उनको कोई प्रॉफिट मिल रहा है। हालांकि इंडिया में एक्टिविस्ट कुछ नहीं, सब पैसा पे बिकता है इन लोग। बट बड़े बड़े देशों में होते हैं एक्टिविस्ट ग्रुप होते हैं, मतलब वो लोग लोगों के लिए वो लोग आवाज उठाते हैं। ठीक है, उनको एक्टिविस्ट बोलते हैं। उसी के सेम टेक्निकल में या टेक्निकली में हैकर्स का एक समूह होता है जिसको एक्टिविस्ट बोला जाता है। अब ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग बेसिकली वही सेम काम करते हैं। अब एक्टिविस्ट लोग होते हैं वो वायलेंट नहीं होते, वो क्या बोलते हैं, वो धरना प्रदर्शन देंगे, कैंपेन करेंगे। ये वो सेम चीज ये भी होता है। ये लोग नॉन वायलेंट होते हैं। इनका अपना खुद का कोई मतलब कोई इनका खुद का कोई लाभ कुछ ऐसा नहीं होता। बस ये डिजिटली कोई प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं। ये डिजिटली कोई प्रोटेस्ट जारी करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी उनके लॉ के खिलाफ, कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी है वो कुछ उनके खिलाफ, सोशल कॉज के खिलाफ, रिलीजियन जस्टिस के खिलाफ ये करते हैं। किस चीज का मदद करके? ये हैकिंग टेक्निक्स का मदद यूज लेकर। अब इनका जो मेनली जो हैकिंग टेक्निक्स होता है वो डॉक्सिंग होता है, डिफेसमेंट होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, जिससे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स को ये टारगेट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक बहुत कॉमन चीज सामने आ रहा है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और डॉक्सिंग। देखो, डॉक्सिंग अगर बोला जाए तो गवर्नमेंट के जो इंटरनल डेटा होते हैं या उनके प्राइवेट इंफॉर्मेशन होते हैं उनको लीक करना, उनको लोगों के सामने पब्लिश करना। ठीक है, अब जैसे डॉस अटैक, डॉस अटैक तो वो सुना होगा, नहीं सुना तो बता देते हैं। बेसिकली डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस। और दो तरीके से डॉस अटैक होता है, एक होता है डॉस और एक होता है डी डॉस। डॉस मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, और डी डॉस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। जिसमें हैकर्स करते क्या है कि एक किसी सर्वर के ऊपर, टारगेट सर्वर या वेब सर्वर के ऊपर, कोई वेबसाइट है या कोई कोई भी server है, उसके ऊपर इतना ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं इंटेंशनली। ठीक है, इतना रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इतना ट्रैफिक जनरेट करा देते हैं सिस्टमेटिकली बोलो या यूजर बेस्ड, जिससे वो सर्विस डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, जिसको बोलते हैं डॉस अटैक। और डीडॉस में क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स का यूज करते हुए किसी पर्टिकुलर एक सर्वर के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डीडॉस अटैक। अब डीडोस जो अटैक होता है उसको कुछ और नाम से जानते भी हम लोग, जैसे जॉम्बी अटैक के नामों से जानते हैं। तो ये जैसे ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, इन लोग का मेन पर्पस ये होता है। अभी ये ग्रुप का नाम बताएंगे तुम लोग, अधिकतर लोग सुना होगा, अनोनिमस। नाम सुने? अनोनिमस ग्रुप। यस सर। अनोनिमस का ऑफिशियल चैनल है, हर रात के 12 से 2 के बीच में वीडियो भी डालता है ना। तुम लोग आए दिन सुनोगे वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ खुलासा करते रहता है अपने वीडियोस के अंदर, अपने आर्टिकल्स के अंदर। तो बेसिकली एनोनिमस भी एक एक्टिविस्ट ग्रुप है जो कि हैकिंग की मदद से वो अपना कैंपेन, अपना मतलब प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं। और तुम एक और सुना होगा, एक एक आप लोग ना, एक फॉरम चलता था, अब तो पता नहीं बंद हो गया, विकीलीक्स। नाम सुने हो विकीलीक्स का? हाँ हाँ, विकीलीक्स बहुत पहले था। हाँ, बेसिकली विकीलीक्स इनको नहीं पता, हम बताते। विकीलीक्स एक फॉरम था, ठीक है, जहां पर उसका जो ऑनर था उसका नाम था जूलियन असांजे। क्या नाम था? जूलियन असांजे। जूलियन असांजे जो था वो आई थिंक फ्रेंच या स्पेनिश नागरिक था। वो एक जर्नलिस्ट था। वो क्या करता था ना, वो उसके पास एक हैकर्स का ग्रुप था। वो लोग क्या करते थे, कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज या गवर्नमेंट के डेटाबेस में सेंध लगाते हुए उनके डेटा को ब्रीच कर देते, लाइक इंटेलिजेंस एजेंसीज का डेटा या गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। वो लोग क्या करता था ना, वो विकीलीक्स पर पब्लिश कर देता था, जो कि लोग वहां जाकर देखते थे। अब जो विकीलीक्स था ना, वो चलता कैसे था, वो क्राउड फंडिंग से चलता था, वो डोनेशन से चलता था। लोग वहां पर जाकर डोनेट करते थे, जिससे वो अपना सारा होस्टिंग और सारा वो
एम्प्लॉयमेंट वो करते। अब हुआ ये, अब ये जब बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट का अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, गवर्नमेंट उसके खिलाफ हो गई। गवर्नमेंट ने एफबीआई ने लुकआउट सर्विस जारी कर दिया था जूलियन असांजे की। बट जूलियन असांजे आई थिंक फ्रांस के दूतावास में जाके शरण ले लिया था। अब दूतावास आप लोगों को पता होना चाहिए, जो एम्बेसी होता है ना, आप अगर किसी भी देश में कोई भी देश का एम्बेसी है ना, वो एम्बेसी जिस जगह पर है ना, वो उस एम्बेसी जिस देश का है उसका जमीन माना जाएगा। उस देश जिस देश में वो एम्बेसी है ना, उसका कोई अधिकार नहीं होता उसके ऊपर। जैसे अगर पाकिस्तान के अंदर जो भारत का एम्बेसी है ना, पाकिस्तान का कोई पुलिस नागरिक जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से इवन पाकिस्तान की आर्मी या नेता कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, आप जा तक नहीं सकते हो अंदर। तो ये क्या हुआ, तो वो भाग गया था फ्रांस स्पेन था कंफर्म हुए, वो शरण दे दिया। अब बहुत साल तक प्रोटेस्ट हुआ, ये हुआ, इसको निकालो, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर दिया गया। लास्ट में आई थिंक उसको छोड़ा गया, बाद में उसको उम्र कैद दे दिया गया। तो वो अब हुआ क्या था ना कि एक बार गवर्नमेंट ने एक चीज किया, देखा कि इन लोग को क्राउड फंडिंग आता है, डोनेशन ही बंद कर देंगे ऑटोमेटिक, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कहते इनको तो सब सर्वर डाउन करना पड़ेगा, पैसा ही नहीं बचेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, उसको डोनेशन आता था पेपाल से, उसको डोनेशन आता था तुम्हारा इससे अमेरिकन एक्सप्रेस से और वीजा से। अब ये सारे अमेरिकन कंपनी, अमेरिका तो सबसे ज्यादा तकलीफ था। अमेरिका तुरंत नोटिस दिया, बोला बंद कर दो इसका सारा पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे ही नहीं आएगा तो पेमेंट कहाँ से दोगे। जैसे ही उसने बंद किया ना, अनोनिमस ग्रुप खिलाफ हो गया यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ, और उसने कैंपेन लॉन्च कर दिया, डॉस अटैक कर दिया इन सर्विसेज के ऊपर। इनके चक्कर में उनका पूरा का पूरा सर्वर आई थिंक 24 घंटे तक बंद रहा था, जिसके कारण उनको मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। बाद में ना चाहते हुए इन लोगों का फिर से पेमेंट गेटवे शुरू करना था। ये हैक्टिविटी ग्रुप होते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ओके सर। क्लियर सर। अब आते हैं कि पर्पस ऑफ हैकिंग, कि हैकिंग का अगर पर्पस क्या होता है। ठीक है, देखो सिंपल है, लोग जस्ट फॉर फन, शो ऑफ, steal important information, damaging the system, money extortion, system security testing, to break policy compliance. ठीक है, advantage of hacking, following these advantage of hacking जो भी यहाँ पर बताया गया, these help to fight against cyber terrorism and to fight against national security breaches. This helps to identify and close the open holes in computer systems or network. होल्स अगर यहाँ पर बोला जा रहा है तो इसका मतलब समझना है कि कोई छेद है उसके अंदर, नहीं। होल्स का मतलब वल्नरेबिलिटी की बात हो रही है, लूपहोल्स की बात हो रही है, कमी। ठीक है, बग, टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रिवेंट सिस्टम फ्रॉम हैकर एंड malicious threat and at the same time process them. To perform penetration testing for finding vulnerability to strengthen the computer and network security. To defend customer data and information present in business exchange. तो ये जो चीज जिससे प्रिवेंट किया जाता है, ये सारे एडवांटेजेस ऑफ हैकिंग। अब आते हैं इसका ठीक उल्टा, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, जिसमें करप्ट द फाइल और डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हैकिंग का यूज करके किसी भी कंपनी या किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा करप्ट किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। दे माइट यूज इंफॉर्मेशन गेन फॉर malicious use. Subsequently, trustful programmers are expected to have achievement in this framework. This technique can harm someone's privacy by hiring such professional will increase cost to the company. ठीक है, मतलब आप अपने कंपनी के अंदर आप एक एथिकल हैकर या एक पेंटेस्टर्स को हायर करें, जो कि टाइम टू टाइम आपके कमियों का पता लगा के उसके सिक्योर करे, उसको पैच करे, कि ताकि उस डिसएडवांटेज का फायदा उठा के कोई दूसरा बंदा या कोई मलिशियस यूजर आपको कॉम्प्रोमाइज ना कर दे। ठीक है, अब आते हैं स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम एथिकल हैकर। आपके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए जिसके मदद से आप एक एथिकल हैकर कहा पाओगे, या एक एथिकल हैकिंग में आपको ये स्किल्स आने चाहिए। देखो, सबसे पहला चीज क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल्स आपको पढ़ना होगा अच्छे से।
मतलब नेटवर्किंग से आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा रोल है नेटवर्किंग का भी रोल इसमें बहुत ज्यादा। और दूसरा आप मान सकते हो कि कंप्यूटर ऑब्वियस की बात है, जिसके पास अगर बेसिक कंप्यूटर भी नहीं पता है तो फिर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये तो एक एडवांस लेवल ऑफ टेक्निक है। क्योंकि अगर हम अज्यूम कर रहे हैं या कोई सामने वाला तो यही अज्यूम कर रहा है कि आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो होगा ही, लिनक्स स्किल, अब प्रोग्रामिंग स्किल। बहुत लोग को डाउट होगा कि क्या सर हमें साइबर सिक्योरिटी में या एथिकल हैकिंग सीखने के लिए क्या हमें हमें क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंडेटरी है? इसका आंसर है नो, कोई जरूरी नहीं है। मतलब आपको साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग सीखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि अगर आप इसके साथ साथ सीख सकते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा बात हो सकता है कि आप अपना खुद का कुछ डेवलप भी कर सकते हो अपने हिसाब से, एक्सप्लॉइट लिख सकते हो कुछ है, बट मैंडेटरी नहीं है, इसका याद रखना आप। बेसिक हार्डवेयर नॉलेज भी होना चाहिए भी। रिवर्स इंजीनियरिंग, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर मेरे हिसाब से देखा जाए। देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा टॉपिक बोल सकते हो, बेसिकली अगर कोई प्रोग्राम है, अगर उसको रिवर्स करना, उसको रिवर्स करके अपना खुद को उसमें ट्रैकिंग करना है, क्रैक करना, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वो प्रोग्राम जिस कोड के अंदर लिखा गया होगा, सॉरी जिस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया होगा, वो लैंग्वेज आना आपको जरूरी है, तभी तो आप उसको रिवर्स कर पाओगे ना। आपको पता नहीं है कि वो कोड क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, आपको ये पता ही नहीं है, और आप कैसे उसको रिवर्स कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का ये काम होगा। फिर आता है क्रिप्टोग्राफी स्किल्स। आप क्रिप्टोग्राफी स्किल्स भी आना होगा, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी स्किल्स क्या होता है, देखो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझो, सीधा बात है। जैसे कि कोई भी शब्द है, अब मान के चलो आप कोई संदेश भेज रहे हो, मगर वो संदेश जो है ना वो बहुत खुफिया संदेश है, और वो मान के चलो वो नॉर्मल टेक्स्ट में है, तो क्या पता बीच में वो संदेश रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही अगर वो संदेश किसी के हाथ लग गया तो वो तो बाहर आ जाएगा, संदेश लीक हो जाएगा, अगर अपने भाषा में बोला जाए। तो इस चीज के लिए ना क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है, इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है, जिसमें होता क्या है, कोई भी खुफिया चीज उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है किसी खास तरीके के सिंबलिक वर्ड में, जिसको प्लेन टेक्स्ट में कोई पढ़ ना सके। जिससे अगर मान के चलो लिखा है हैक, अब हैक को लिख दिया 21C5, सामने वाला बंदा देखा कि यार क्या लिखा हुआ है, मगर जो रिसीवर है ना उसको पता है कि इसको इस शब्द का क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब है, और वो डिक्रिप्ट कर लेगा उस मैसेज को। तो ये क्रिप्टोग्राफी स्किल्स होता है। पुराने टाइम में भी राजा महाराजा इसका यूज करते थे अपने संदेश को दूसरे मित्र रास्ते तक पहुंचाने के लिए, खुफिया देने, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी स्किल्स आज के डेट में ना बड़ी बड़ी कंपनियां भी यूज करती है अपने डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हैकरों से, क्योंकि अगर उनका डेटा ब्रीच हुआ, मान के चलो लोगों के क्रेडेंशियल्स ब्रीच हुए, अब अगर क्रेडेंशियल प्लेन टेक्स्ट में सामने वाला कंपनी अगर रखा है, लाइक इंस्टाग्राम है, मान के चलो अगर उनका डेटा ब्रीच होता है, और अगर मान के चलो प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड रख देते हैं, तो अगर यूजर हैकर के पास लगेगा तो ये तो अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, पासवर्ड जो होता है ना उसको एक इंक्रिप्शन में रख देते हैं कुछ प्रोसेस में, ठीक है। अब जिससे फायदा ये होता है कि अगर उनका डेटा ब्रीच भी हो जाए, मान कर चले किसी भी XYZ कंपनी का, तो उनका पासवर्ड जो भी ब्रीच होगा, बट पासवर्ड होगा एक इंक्रिप्शन में, वो डिक्रिप्ट, पहला बात कि अगर RSA या फिर बहुत टफ इंक्रिप्शन होगा तो उसको डिक्रिप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर मान कर चलो अगर डिक्रिप्ट हो या ना हो, बट कंपनियां अपने यूजर्स को आगाह कर देंगी कि हमारा डेटा ब्रीच हो चुका है, आप अपना अकाउंट का पासवर्ड आप रीसेट कर ले। तो अगर वो रीसेट कर लिए तो फिर उसका कोई मतलब बनेगा नहीं, बनेगा, क्योंकि वो तो पुराना वाला था, वो भी इंक्रिप्टेड था। इन सब चीजों के लिए भी इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है, ठीक है, कि ताकि आपके इम्पोर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक खास तरीके के सिंबलाइज टेक्स्ट में या इंक्रिप्टेड बद में उसको कन्वर्ट कर दिया। डेटाबेस स्किल्स और लाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जी हाँ। देखो, एक चीज हम बताते हैं आप लोग को, इस फील्ड के अंदर आपको एरर से पाला पड़ने वाला है हर जगह कहीं ना कहीं। और अगर आप उन एरर्स को देख के घबरा गए या आपको लगा ये कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप बेकार है फिर, क्योंकि आपको वहीं पर आपको सीखने को मिलेगा।
कि किस एरर को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारा एरर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा जिसका कोई सॉल्यूशन इंटरनेट पर भी नहीं होगा, मगर हाँ वो वही बंदा अच्छे से सॉल्व कर सकता है जिसको टेक्निकलिटी पता होगा कि वो एरर क्यों आ रहा है। तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे। अब आता है कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना भी है तो आप कौन कौन सा लैंग्वेज सीख सकते हैं जो साइबर सिक्योरिटी में आपका कहीं ना कहीं यूज हो, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी प्रोग्रामिंग नॉट ओनली साइबर सिक्योरिटी, मैं ये भी हर बार बोलता हूँ, हर लोगों को बोलता हूँ जिनको भी अगर प्रोग्रामिंग सीखना है ना, कि कैसे सिंटेक्स का कैसे यूज है, ठीक है, कौन सा सिंटेक्स कैसे यूज होगा, पैरामीटर्स क्या हो, सब कुछ जो भी सीखना है आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करो। सी लैंग्वेज बोला जाता है मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इसी से आप हर चीज के बारे में सीखना चाहते हो। अगर आपको सी अच्छे से आएगा ना तो आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इजीली सीख पाओगे। अब सी के बाद अपग्रेड होता है तो सी प्लस प्लस है। अब सी प्लस प्लस में आपको शायद पॉइंटर और कुछ एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जावा सीख सकते हो, जावा का यूज करके आप एंड्रॉयड जो ऐप बनाते हो या एंड्रॉयड के अंदर जावा का यूज हो रहा है, ठीक है। पाइथन सीख सकते हो, पाइथन आज के डेट में बहुत हॉट टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रहा है, जैसे इनके मदद से एक्सप्लॉइट्स लिखे जा सकते हैं, इनके मदद से पेलोड बनाए जा सकते हैं, इनके मदद से स्कैनर्स बनाए जाते हैं। पर्ल है, रूबी है, जावा स्क्रिप्ट, जी हाँ जावा स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा डिमांड है क्योंकि एक क्लाइंट साइड और सर्वर साइड पे यूज होता है। बग हंटिंग या वेब पेन टेस्टिंग में भी इसका यूज है, लाइक एक्सेस में लिखने में, किसी भी तरीके का स्क्रिप्ट लिखने, जावा स्क्रिप्ट बेस्ट कोई भी पेलोड लिखना उसमें भी आपका हेल्प हो। पीएचपी आप सीख सकते हो, एचटीएमएल है वो सीख सकते हो। और हाँ एक चीज और बताते हैं आप लोग को, अभी के डेट में पता है जो रैंसमवेयर या जो मालवेयर तैयार किया जा रहा है ना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाया जा रहा है, वो है रस्ट। आप लोग बहुत लोग सुने भी होंगे नाम इसका, रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, RUST। इस लैंग्वेज का यूज करके बहुत ज्यादा मालवेयर बनाया जा रहा है, खास करके रैंसमवेयर, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आप अपने हिसाब से सीख भी सकते हो, ठीक है।